साल 2004 मैं वाराणसी में एसटीएफ का प्रभारी था। उस दौरान मुख्तार का रसूख पीक पर चल रहा था। राजनीतिक कद बहुत बड़ा हो चुका था। उसके पास सैकड़ों हथियार, अवैध उगाई, पूर्वांचल में उठने वाला हर ठेका या तो उसके नाम पर था या उसकी हिस्सेदारी थी। कई फर्जी नामों पर हथियारों के लाइसेंस ले लिए गए थे। मुख्तार के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। इसी बीच हमने सर्विलांस से पूर्वांचल के बदमाशों की रेकी के लिए सरकार की परमिशन से फोन टैपिंग शुरू की। इसी कड़ी में मुख्तार की एक सेना के जवान के साथ लाइट मशीन गन यानी एलएमजी की डीलिंग सामने आई। उत्तर प्रदेश के इतिहास में एलएमजी की डीलिंग का यह पहला मामला था। आतंकी गतिविधियों जैसे हालात लग रहे थे। बस यहीं से ही शुरू हो गई मुख्तार के खिलाफ मेरी कार्रवाई और मेरे खिलाफ उसके गुर्गे और सरकार की कार्रवाई। मुख्तार से मोर्चा लेने वाले ये पुलिस अफसर है डीएसपी शैलेंद्र सिंह। खाकी वर्दी सीरीज में आज कहानी उस वर्दीधारी शैलेंद्र सिंह की, जिसे माफिया मुख्तार के खिलाफ एक्शन लेने की सजा मिली, जिसने बचपन से घर पर वर्दी का माहौल देखा, अच्छी पढ़ाई कर वर्दी पहनने का सपना भी पूरा किया और गुंडे माफियाओं के लिए दहशत बन गया। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चंदौली जिले के गांव फेसुड़ा में साल 1966 में एक वर्दीधारी के घर शैलेंद्र सिंह का जन्म हुआ। अपने शुरुआती दिनों की बातचीत करते हुए शैलेंद्र बताते हैं कि मेरे पिता पुलिस महकमे में थे। घर में शुरू से पुलिसिया माहौल था। मेरी प्राथमिक पढ़ाई लिखाई गांव के ही स्कूल में शुरू हुई। चूंकि पिताजी पुलिस महकमे में थे इसलिए उनका तबादला होता रहता था। शुरुआती पढ़ाई के बाद मैं पिता के साथ चला गया। देवरिया के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से मैंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर ली। 1982 में 12वीं कंप्लीट करने के बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यहाँ 1985 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी के बारे में सोचने लगा। इसी बीच फिलोसफी से पीजी कंप्लीट किया और जेआरएफ भी। चूंकि बचपन से घर में वर्दी वाला माहौल था तो मुझे भी लगा कि पिता की तरह वर्दी पहनूं और गुंडे माफिया के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकूं। इसलिए मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। साल 1991 के बैच में मेरा सिलेक्शन डिप्टी एसपी के पद पर हो गया। हालांकि उस समय सेशन बहुत लेट चल रहा था, इसलिए मुझे फरवरी 1994 में ज्वाइनिंग मिली। इसी साल मेरे पिताजी डिप्टी एसपी के पद से रिटायर हुए। अब वर्दी पहनने का शौक और मजबूत हो चुका था। जो पिताजी से सीखा था उसे पालन करने का समय आ गया था। ज्वाइनिंग के बाद नैनीताल और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद में 2 साल तक ट्रेनिंग चली। इसके बाद वर्ष 1996 में जौनपुर में पहली सीओ की पोस्टिंग मिली। शैलेंद्र बताते हैं कि जब मैं जौनपुर पहुंचा तो वहां लोकल अपराधियों का बोलबाला था। हत्या, लूट और फिरौती के लिए अपहरण बहुत आम बात थी। इसके अलावा रोड होल्डअप की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही थी। अगर कोई नई गाड़ी लेकर आया तो रास्ते में ही उसकी गाड़ी लूट ली जाती थी। बदमाश पैसे भी ले जाते और गाड़ी भी। इसके विरोध में कई हत्याएं भी हो चुकी थी। मेरी ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद ही वहां एक इंजीनियर की पैसे की उगाही के चलते दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस वारदात ने पूरे जौनपुर शहर में खलबली मचा दी। मैं भी नया नया था, पारिवारिक खून में पुलिसिया रंग था, सो लग गया इस केस को वर्कआउट करने में। 8 से 10 दिन में हत्यारों को अंदर कर दिया। इस दौरान कई नेताओं और स्थानीय माफियाओं के फोन भी आने शुरू हो गए, लेकिन मैंने किसी एक की भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि स्थानीय विधायक और सांसद भी उनके सपोर्ट में थे। यहीं से मेरी सर्विस में एक मैसेज जाना शुरू हो गया कि शैलेंद्र सिंह किसी की सुनता नहीं है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। अगले 6 महीने तक जौनपुर में मैंने हत्या, रेप, लूट, अपहरण के कई आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। 50 से ज्यादा बड़ी गिरफ्तारियां हुई। तमाम नेताओं और अफसरों के रिश्तेदार भी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त पाए गए। अब अपराधियों में एक खौफ जरूर दिखाई देने लगा था कि पकड़ में आए तो मारे जाएंगे। इसलिए कई अपराधियों ने सरेंडर कर दिया और कई शहर छोड़कर भाग गए। हालांकि यहां से राजनीतिक प्रेशर भी दिखने लगा और मेरा तबादला बनारस कर दिया गया। तो चलिए अब आपको बनारस लेकर चलते हैं। वाराणसी मतलब काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी, मेरी पोस्टिंग भी वहीं पर की गई। मुझे ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था देखने का जिम्मा मिला। मैंने जाते ही अपनी वर्किंग शुरू कर दी। उस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर एक स्क्वाड रहती थी। उसमें पुलिस वालों के वेपन और टीयर गैस वाली राइफल व गोले भी रखे जाते थे। मैंने देखा कि मंदिर परिसर के आसपास अभी हाल ही में पुताई हुई थी। जब मैंने ऊपर रखे तिरपाल को हटाया तो देखा वहां राइफल काफी समय से रखी हुई थी। मैंने पूछा कि पूरे मंदिर में पेंटिंग हुई, यहाँ क्यों नहीं?
तो कुछ पुलिस वालों ने जवाब दिया कि यहाँ राइफल रखी है इसलिए नहीं हुई। मैंने पूछा ये कब से रखी है, तो पता चला 2 साल से ऐसे ही रखी है, न तो इनको चेक किया गया और न ही इनसे कोई फायरिंग हुई। यहाँ पुलिस वाले शिफ्ट के हिसाब से आते हैं और चले जाते हैं, सुरक्षा की किसी को कोई चिंता नहीं। मैंने जब चेक करवाया तो वह सभी राइफल खराब हो चुकी थी। यदि ज्ञानवापी को लेकर कोई बड़ा विवाद होता तो आंसू गैस के गोले भी नहीं छोड़े जा सकते थे। यही नहीं, राइफल के बोल्ट और मैगजीन भी गायब मिली। जांच में यह भी सामने आया कि यहाँ एक पुलिस वाला 2 शिफ्ट कर लेता है, इसके बाद अपने साथी को नेम प्लेट देकर अगले दिन छुट्टी कर लेता है। इसी तरह सब एक दूसरे से मिलजुल कर काम चला रहे थे। मंदिर परिसर की सुरक्षा का मैंने ये बड़ा खुलासा किया। इसके बाद कई पुलिस वालों पर एक्शन हुआ। मेरे इसी खुलासे के बाद से मंदिर परिसर की सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई। इसके बाद जब आईएसआई सपोर्टेड आतंकी वाराणसी पहुंचे तो भारी चेकिंग देखकर घबरा गए। टीन के कनस्तर में रखा आरडीएक्स वहीं छोड़कर भाग गए। जांच में आरडीएक्स पकड़ा गया। बाद में दिल्ली में जब वो आतंकी गिरफ्तार किए गए तो उन्होंने खुलासा किया कि वो वाराणसी में हमला करने गए थे, लेकिन भारी चेकिंग के चलते कनस्तर वहीं छोड़कर भाग आए। वाराणसी से मेरा तबादला बाराबंकी हुआ। यहाँ मैंने अफीम तस्करों पर अभियान चलाया। अफीम से करोड़ों रुपए कमाने वालों की कमर तोड़ दी, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। इस अहम कार्रवाई से खुश होकर तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने मुझे स्टेट के बेस्ट सीओ का अवार्ड दिया। इसके बाद मैं लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में पोस्टिंग पर चर्चा करते हुए शैलेंद्र सिंह कहते हैं कि 2002 में मुझे लखनऊ में तैनाती मिली। उन दिनों यहाँ परिवर्तन चौक पर इंद्रदेव सिंह हत्याकांड हुआ था। इसमें बड़े माफिया का नाम आ रहा था। यह ब्लाइंड सा मर्डर चल रहा था, लेकिन इस मामले में मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा क्लू लगा। हमने एक ऐसे अपराधी को पकड़ा जो इस केस में सीधा इन्वॉल्व था। उसकी निशानदेही पर लगभग ये केस खोल दिया। इसके बाद मधुमिता हत्याकांड हुआ, जिसमें अमरमणि घटनास्थल पर चप्पल छोड़कर भागा था। हमने उसकी बरामदगी कर पूरा केस तैयार किया। उसके आधार पर अमरमणि दोषी सिद्ध हो जाता, इसलिए मुझे उस केस से हटा दिया गया। इसके बाद मुझे एसटीएफ में भेज दिया गया। उसी समय लखनऊ के कैंट एरिया में एक घटना हुई। मुख्तार और कृष्णानंद राय के बीच क्रॉस फायरिंग की वाराणसी जोन में होने के कारण इसकी जांच मुझे सौंपी गई। सरकार ने बाकायदा फोन टैपिंग की इजाजत दी और कहा इस पर कड़ी नजर रखो, नहीं तो कोई बड़ी घटना सामने आएगी। मैंने उस पर वर्किंग शुरू कर दी। कुछ दिन बाद ही मुख्तार की सेना के भगोड़े बाबूलाल यादव से एलएमजी डीलिंग की बात सामने आने लगी। कई दिनों तक अपने गुर्गों के माध्यम से मुख्तार बाबूलाल से बात कर रहा था। मुख्तार कहता था मुझे किसी भी हालत में एलएमजी चाहिए, क्योंकि सामान्य राइफल कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ कार को भेद नहीं पा रही थी। एलएमजी इतनी हैवी थी कि वो कार को भेद देती, इसलिए उसने 1 करोड़ रुपए में जम्मू कश्मीर से सेना के भगोड़े बाबूलाल यादव से डील कर ली थी। हमने बाबूलाल यादव की रेकी शुरू कर दी। हमारी चिंता ये थी कि यदि यह एलएमजी मुख्तार के घर यानी मोहम्मदाबाद स्थित फाटक तक पहुंच गई तो फिर वहां से बरामदगी करना मुश्किल हो जाएगा। मुख्तार के पास उन दिनों ही कई वैध अवैध हथियार थे, उनसे फाटक के अंदर जाकर कोई रिकवरी नहीं कर सकता था। इसलिए हमने डीलिंग फाइनल होने के बाद बाबूलाल यादव से ही एलएमजी बरामद कर ली। उन दिनों पोटा कानून बहुत चर्चित हो रहा था। हथियारों की तस्करी में जब भी कोई शामिल पाया जाता तो उस पर पोटा का कानून लगता था। हमने भी मुख्तार समेत बाबूलाल और उसके गुर्गों पर केस दर्ज करवा दिया। जैसे ही यह बात शासन तक पहुंची तो चारों तरफ खलबली मच गई। मेरे ऊपर मुख्तार का नाम हटाने का दबाव आने लगा। मैंने भी अपना तर्क रखा। कितनी लंबी रेकी करने के बाद प्रदेश में इतने बड़े हथियार की डीलिंग पकड़ी तो नाम कैसे हटा सकते हैं। चूंकि उसका नाम पोटा में दर्ज हो गया था, इसलिए हटा पाना संभव भी नहीं था। मेरे ऊपर बयान बदलने का दबाव आने लगा। मैं पीछे नहीं हटा। उसके बाद मुझे तमाम धमकियां मिली, जान से मारने की धमकियां दी गई। हालात ये हो गए कि लोग मुझे किराए का मकान तक नहीं देते थे। यदि मैं किराए पर घर लेने जाता तो मुख्तार के लोग धमकाने पहुंच जाते। पूरी सरकार मुख्तार का साथ दे रही थी और मैं अकेले उसके खिलाफ लड़ रहा था। डर तो उसके दिमाग में भी था कि पोटा में अंदर गया तो कभी बाहर नहीं आएगा, इसलिए वह सरकार और अपने गुर्गों से मुझ पर लगातार दबाव बना रहा था। यहाँ तक कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाने लगे। शैलेंद्र बताते हैं कि मैं पिछले 20 साल से इस तरह के झूठे मुकदमों को झेल रहा हूँ। हालात ये हो गए हैं कि उस समय पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ हो गया। मुझे उस समय कुछ लोगों ने बताया कि मेरा ट्रांसफर ऐसी जगह करेंगे जहां मेरा गार्ड ही मेरी हत्या कर देगा। ऐसे डर और राजनीति के अपराधीकरण के माहौल में नौकरी कर पाना कठिन लगने लगा। आखिर में थककर मैंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि
पाप का अंत बुरा होता है। वह जिस भय और खौफ से लोगों को डराता था, उसकी भी मौत वैसी ही हुई। 20 साल से जेल में घुट घुट कर मर रहा था। मुख्तार ने कितने परिवारों को बर्बाद किया। शैलेंद्र कहते हैं कि मुख्तार की मौत के बाद अब कोई खौफ नहीं है, पर परिवार बहुत परेशान है। लंबे समय तक सिस्टम में उन्हीं के लोग, उन्हीं के अफसर रहे जो हमारे खिलाफ कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन मुकदमों की तारीख में उलझा रहा। पिछले 7-8 सालों में तो कुछ राहत की सांस भी ली है। उससे पहले तक तो लगता था कि आज जान जा सकती है या कल, लेकिन आज भी सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं जो उस समय मुलायम सिंह सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। मैंने 1994 से नौकरी शुरू की और 2004 में इस्तीफा देना पड़ा। 30 साल की अच्छी खासी नौकरी 10 साल में ही छोड़नी पड़ गई। आखिर एक आदमी पूरे सिस्टम से कैसे लड़ सकता है। अब मैं उन सब बातों से उभर कर एक नई दुनिया में जिंदगी बिता रहा हूँ। बहुत सामान्य तरीकों से ऑर्गेनिक क्रॉप पर फोकस करता हूं। किसानों की फसल को कम लागत वाला बनाने के प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रहा हूं, लेकिन अभी भी सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि सिस्टम के अंदर घुसे ऐसे ब्लैक शिप पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए जो अपराधियों पर कार्रवाई करने से दूसरे अफसरों को रोकते हैं या उनके काम में बाधा डालते हैं। अब आप सभी इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। अपने विचार रखिए और जाते आते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।